हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिजिटल जागरूकता यूनिट 2 का पार्ट 2, यानी कि इससे पहले के क्वेश्चन हम जो है उपलब्ध करा चुके हैं इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन है बैंक का मुख्य कार्यालय के लिए जिम्मेदार होता है। तो बैंक का मुख्य कार्यालय किसके लिए जिम्मेदार होता है, आपको आंसर बताना है किसके लिए होता है जिम्मेदार। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक स्तरीय योजना नियंत्रण कार्य और नीति निर्धारण के लिए। अगला है कोर बैंकिंग एक शाखा कंप्यूटरीकरण मॉडल है, तो विकेंद्रीकृत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य क्या है। तो भारत में कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य मनुष्य के स्थान पर मशीनें लाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, एटीएम का उपयोग मुख्य रूप से कार्य करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कि जो एटीएम होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो उसका उपयोग बैंकिंग में किया जाता है, पैसे निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 1990 के दशक की शुरुआत में किस प्रकार के एटीएम भारत में आए थे। तो स्टैंड एलोन एटीएम आए थे। अगला है ACS का विस्तार क्या है, यानी कि ACS का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रणाली। अगला क्वेश्चन है EFT की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसकी शुरुआत RBI के द्वारा की गई थी। अगला है कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास EFT सुविधा उपलब्ध है। EFT सुविधा कितने बैंकों के पास उपलब्ध है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग इसका आंसर हो जाएगा 27 बैंकों के पास ये उपलब्ध है। अगला है कितनी अनुसूची वाणिज्य बैंकों के पास EFT सुविधा उपलब्ध है। तो 55 के पास उपलब्ध है। अगला है 63 क्वेश्चन नंबर, EFT सुविधा कितने केंद्र पर उपलब्ध है। तो 15 केंद्र पर। अगला है प्रश्न क्रमांक 64, व्यक्तिगत लेनदेन की राशि पर कोई EFT सीमा, आपको बताना कितनी EFT सीमा लगती है व्यक्तिगत लेनदेन पर। तो उस पर कोई सीमा नहीं लगती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी और आप इससे पेपर की तैयारी भली भांति कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये ज़रूर करना है, क्योंकि ये आने वाले हैं पेपर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, एक ऐसी तकनीक है जो आपको मोबाइल डिवाइस से अपने बैंक खाते तक पहुंचने की अनुमति देती है। तो वो मोबाइल बैंकिंग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से क्या संभव हुआ है। तो दिनांक भंडार संभव हुआ है। अगला है डेटा वेयरहाउस में छिपी रणनीति जानकारी को प्रकट करने की एक तकनीक क्या है। तो डेटा माइनिंग। अगला क्वेश्चन है 68, ग्राहकों के बारे में जनसांख्यिकीय जानकारी है जो बैंकों को विशेष खंडों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। तो इसे डेटा विश्लेषण कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर कि प्रतिभूतियों के एक सेट के प्रदर्शन और प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों के मौलिक डेटा का विश्लेषण करना क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा डेटा विश्लेषण कहलाता है। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 70, जो बहुत IMP प्रश्न है, इनको जरूर करके जाएं पेपर में। हम जो आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। लाइक एंड कमेंट में बताएं कि आपको और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन कौन से विषय के। ये वीडियो BSc BA BCom सभी के लिए उपलब्ध है और सभी के लिए आवश्यक भी है। क्वेश्चन नंबर 70 है RBI को बैंकिंग और वित्त पर डेटा वेयरहाउस स्थापित करने की सिफारिश किसने दी। तो वासुदेव ने। प्रश्न क्रमांक 71 है EDI के लिए मानकों के सार्वभौमिक सेट को किसके रूप में जाना जाता है। तो एडिफैक्ट के। क्वेश्चन नंबर 72 है संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो डेटा के प्रसारण में मदद करता है संचार प्रौद्योगिकी। 73 है भारत का दुनिया भर में ETI सेवाओं का प्रवेश द्वारा कौन सा है। तो BSNL। भारत में SHIFT नेटवर्क कब आया। तो 2 दिसंबर 1951 में आया। प्रश्न क्रमांक 75 है स्विफ्ट में कितनी मानक संदेश श्रेणियां हैं। तो 9 प्रकार की हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, बैंकिंग परिचालक कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो यूनिट बैंकिंग।
क्वेश्चन नंबर 77 है, शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से किया जाने वाला नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इस नेटवर्क को शाखा बैंकिंग कहते हैं। शाखा बैंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह बैंक जो केवल अल्प अवधि के लिए जमा और आधार को आकर्षित करती है किसके रूप में जानी जाती है? तो वो उस बैंक को वाणिज्य बैंक कहते हैं। अगला है, जमा बैंकिंग को भी कहा जाता है, तो वाणिज्य बैंक भी कहा जाता है। अगला है 80, भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास सभी जमा देनदारियों के बराबर नगद शेष रखना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1969 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 के दौरान कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 15, 16 या 17 का आपको बताना है। तो 1969 जो था, इसके दौरान 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 15 बैंकों का। अगला है प्रश्न क्रमांक 82, 1980 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 के दौरान पूछा जाए तो 15, और 80 के दौरान पूछा जाए तो 6 बैंकों का। अगला है, आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो आरबीआई जो है उसके एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? तो आईसीआईसीआई। अगला है 84, किस समिति ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो रंगाराजन समिति ने। आरबीआई की स्थापना बताना है कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई बताओ? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 86 है, का गठन एक कॉरपोरेटर के रूप में किया गया, जिसका शाश्वत उत्तरदायित्व और एक सामान्य मोहर है। तो कौन है? आरबीआई है। भारतीय वह बाजार है जिसमें अल्प अवधि धनराशि उधार ली जाती है, उधार दी जाती है, तो मुद्रा बाजार है। बिल बाजार सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? तो लंदन में प्रकाशित हुआ। 88 है, बिल बाजार सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? लंदन में। 89 है, एक बैंक का अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने का दायित्व अदालत के आदेश की प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो गणरेशी आदेश के रूप में जाना जाता है। 90 है कि एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा राशि को जमा करते समय निर्दिष्ट होती है, समय अवधि जमा कहलाती है। वह न्यूनतम अवधि जिसके लिए कोई वाणिज्य बैंक समय अवधि जमा स्वीकार कर सकता है, तो 7 दिन होते हैं। अगला है, समय अवधि पर ब्याज संयोजित होता है, बताओ क्या होता है? त्रैमासिक। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि ग्राहक हो तो बैंकर को खाते का संचालन बंद नहीं करना चाहिए, अपना व्यवसाय परिसर बदल देता है। तो अगला है 95, फ्लोटिंग ब्याज दर वह दर है जो किसी अन्य प्रासंगिक दर से जुड़ा हुआ है, MICR को संदर्भित करता है, तो इसको चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान। अगला है, यदि समर्थनकर्ता अपने नाम पर हस्ताक्षर करता है तो केवल समर्थन को कहा जाता है, तो इसको पूर्ण समर्थन कहा जाता है। 98 है, ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि तब बेहतर होती है जब दर्ज किए जाने वाले डेटा की मात्रा बड़ी हो। 99 है, चेक पर प्रासंगिक को कोई रद्द कर सकता है, तो दराज। चेक प्राप्तकर्ता के लिए क्या संभव नहीं है? बताओ। चेक प्राप्तकर्ता यानी जो चेक लेने वाला है उसके लिए क्या संभव नहीं है? तो विशेष रूप से क्रॉस किए गए चेक को आमतौर पर क्रॉस किए गए चेक में बनाना। एक बैंक को चेक के भुगतान से इनकार नहीं करना चाहिए बैंकर को, यदि करता है तो चेक पर 2 से अधिक पृष्ठांकन है। सामान स्वीकार करता है, उस व्यक्ति के समान दायित्व वहन करता है जिसके सामान के लिए वह बिल स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, चेक अनादर का क्या कारण हो सकता है? बताओ। चेक अनादर से मतलब है कि आपका चेक नहीं लिया जा रहा, तो उसका क्या कारण हो सकता है? खाते में धनराशि अपर्याप्त है, मतलब धनराशि नहीं है तो चेक लेके क्या करेंगे भी, बताओ। ठीक है, REPO सुविधा का अर्थ क्या है? बताओ। REPO की सुविधा का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ है पुनर्खरीद के आधार पर प्रतिभूतियों के बदले उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 105 है, बैंकों के लिए कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर का 40% निर्धारित करता है, तो निवल मूल्यांकन करता है। 106 है, आरबीआई का विस्तार बताओ क्या होता है? बताओ। आरबीआई का पूर्ण रूप भारतीय स्टेट बैंक होता है। क्या होता है? भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई।
एक पराक्रम में लिखित को जो भारत में निर्मित या तैयार नहीं किया गया उसे क्या कहते हैं बताओ। उसे क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे। क्या कहेंगे? विदेशी। क्या कहेंगे उसे? विदेशी। विदेशी। आरबीआई का विस्तार भारतीय स्टेट बैंक ये तो हो चुके। एक हाँ जो ये तो है ना 107 नंबर क्वेश्चन। एक पैराग्राफ में लिखित को भारत में निर्मित या तैयार नहीं किया जा सकता है, लिखित कहा जा सकता है। तो उसे जब भारत में तैयार नहीं किया जा रहा तो उसे कहाँ तैयार किया जाएगा? विदेश में। तो वो क्या हो जाएगा? विदेशी, है ना। क्या हो जाएगा? विदेशी। चलो अगला देख लेते हैं। एक समय अवधि ऋण द्वारा सुरक्षित नहीं होता तो माल गिरवी नहीं होता भाई। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 19B के अनुसार एक बैंक किसी कंपनी में से अधिक शेयर नहीं कर सकता। कितने प्रतिशत नहीं कर सकता? 30%। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्रेता को क्या जमा करना आवश्यक है? क्षतिपूर्ति बॉन्ड। लॉकर किराए पर लेने वाले को बैंकर के बीच का संबंध का है? देनदार और लेनदार का। एक क्रेडिट कार्ड धारक खरीद के लिए भुगतान करता है तुरंत अपने खाते के माध्यम से ही करेगा और कहाँ से करेगा बेचारों। चलो 113 नंबर का देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में शामिल है बताओ। क्रेडिट निर्णय। प्रश्न क्रमांक 114 है। क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा बैंक को दी गई क्रेडिट जानकारी का उपयोग किया जा सकता है तो क्रेडिट निर्णय लेने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ बताओ? 1949 में। अगला है 116 नंबर का कि आईसीआई का विस्तार। आईसीआई का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म बताना है तो इसका फुल फॉर्म होता है आईसीआई क्रेडिट एंड इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्रमांक 117 उपभोक्ता क्रेडिट ब्यूरो द्वारा प्राप्त क्रेडिट को कवर करता है तो व्यक्ति कवर करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। एक बैंकर और ग्राहक के बीच का संबंध कैसा होता है? रिपीट होगा लेनदार और एजेंट का। बैंकर का पर ग्रहण अधिकार है तो बताओ जो बैंकर है उसका किस पर ग्रहण अधिकार है बताओ? बहुत सरल है वो वसूली के लिए दिए गए बॉन्ड पर। 120 है। बैंकर का ग्राहकों के प्रति वैधानिक दायित्व है कि वह ग्राहकों के चेक का सम्मान करें। ग्राहकों के चेक का सम्मान करें। 112 है। कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता तो रिक्त पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। प्रश्न क्रमांक 122 है। भुगतान करने वाले बैंकर को भौतिक रूप से परिवर्तित चेक करने के लिए सुरक्षा मिल सकती है बशर्ते परिवर्तन स्पष्ट नहीं है वह उचित समय पर भुगतान करता है। 123 है। क्रॉसिंग का सबसे सुरक्षित तरीका बताओ? एशिया दाता क्रॉसिंग। पृष्ठांकन ये दर्शाता है मतलब पृष्ठांकन क्या दर्शाता है तो उपयुक्त सभी यानी कि समर्थनकर्ता को एक अच्छा शीर्षक मिला। समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर वास्तविक हैं। पिछले समर्थनकर्ता वास्तविक है तो प्रयुक्त सभी। अगला 125 की ई बैंकिंग में सबसे बड़ी बाधा क्या है बताओ? ई बैंकिंग में सबसे बड़ी बाधा है स्टार्टअप लागत यानी कि उसको शुरू करने में जो धनराशि है वही है कि वो क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है तो क्रेडिट कार्ड क्या प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए परिक्रमी क्रेडिट। अगला है प्रश्न क्रमांक 127। डेबिट कार्ड क्या प्रदान करता है? कार्ड उपयोग की राशि को ऑनलाइन वसूली। अगला है 128। मोबाइल में बैंकिंग निम्नलिखित प्रदान करता है तो मोबाइल में बैलेंस पूछताछ प्राप्त करता प्रदान करता है। अगला है 129। मैन चेक बैंकर है तो वित्तीय मध्यस्तर। इसके बाद है 130 की मैनेजमेंट बैंक की गतिविधि से संबंधित है तो इक्विटी और इक्विटी संबंधित वित्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। चेक पर देय है तो चेक पर क्या देय है बताओ? मांग देय है। चेक पर क्या है? मांग देय है। अगला है नीलामी स्थल का एक उदाहरण है तो ईबे नीलामी स्तर का एक उदाहरण है। अगला 133 की क्रेडिट कार्ड केवल है तो क्रेडिट कार्ड क्या है ये बताना है आपको। बताओ क्रेडिट कार्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड निकासी और जमा दोनों उद्देश्यों के लिए है। 134 है कि ई कैश का आशय क्या है बताओ? ई कैश का आशय एक नेटवर्क पर विभिन्न पार्टियों के बीच धन हस्ताक्षर करना ई कैश है। 135 है कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान के लिए किया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते?
हमारी वीडियो को भाई लाइक ही कीजिए। हम आपसे कोई अंगूठा काट के नहीं मांग रहा है कि आप अपना अंगूठा काट के दे दीजिए। हम आपको इतनी मेहनत करके कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं भाई, तो आप वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट करने में क्या जाता है आपको, क्या जाता है आपको समझ में। अगला क्वेश्चन 137, एक डिजिटल प्रमाण पत्र है। तो एक डिजिटल प्रमाण पत्र क्या है? का उपयोग निजी कुंजी और संबंधित ग्रंथ सूची के लिए किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड में होता है तो केवल नकद नहीं होता उसमें, और बाकी सब होता है। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।